और इस बीच हैदराबाद से बड़ी खबर आ रही है। हैदराबाद नगर निकाय चुनाव में बीजेपी अब नंबर 2 की पार्टी बन गई है। एआईएमआईएम को पीछे छोड़ते हुए बीजेपी ने 45 सीटों पर जीत के साथ नंबर 2 पर कब्जा कर लिया है। 150 में से 143 सीटों पर नतीजों का ऐलान हो चुका है। टीआरएस और बीजेपी के बीच भी फासला अब 9 सीटों पर आ गया है। हैदराबाद निकाय चुनाव में पल पल हो रहा बड़ा उलटफेर क्या संकेत दे रहा है, इंडिया टीवी संवाददाता टी राघवन की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उनके गढ़ में उन्हें कोई मात नहीं दे सकता। हम फिलहाल शास्त्रीपुरम इलाके में हैं। असदुद्दीन ओवैसी के घर के बाहर की ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से यहाँ पर आतिशबाजी की जा रही है और जश्न मनाया जा रहा है एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं की तरफ से। आप लगातार यहाँ पर देख सकते हैं आतिशबाजी हो रही है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, क्योंकि इस तरह का परफॉर्मेंस असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने हैदराबाद में किया। एक बड़ा चैलेंज बीजेपी की तरफ से असदुद्दीन ओवैसी को दिया गया था, लेकिन लगातार असदुद्दीन ओवैसी ये कहते रहे कि उनके गढ़ में कोई भी पार्टी उन्हें मात नहीं दे सकती और इन नतीजों ने एक बार फिर ये दिखा दिया है। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी के घर के बाहर जश्न की तस्वीरें देख रहे हैं। काफ़ी टैक्टिकल पॉलिटिक्स असदुद्दीन ओवैसी करते हैं। अगर हम बात करें कि सिर्फ उन्होंने 150 में से 51 सीटों पर लड़ी, हमेशा असदुद्दीन ओवैसी का ये जोर रहता है कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जा रहा है ये कोई मायने नहीं रखता, कितनी सीटें उनकी पार्टी जीत सकती है, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स बिल्कुल जुदा है। वो अलग तरीके की राजनीति करते हैं। वो एक एक घर जाते हैं, सुबह जब चुनाव प्रचार के दौरान एक एक घर का दरवाजा खटखटाते हैं और वोट मांगते हैं। उन्हें पता है कि अगर ज़्यादा सीटों पर उनकी पार्टी लड़ती है तो ऐसे में वहाँ पर जाकर उन सीटों पर जीत दर्ज करना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। यही वजह है कि दोनों भाई पूरी रणनीति तैयार करते हैं। पहले ये जॉट डाउन किया जा सकता है कि इतनी सीटों में से कितनी सीटों पर उनके उम्मीदवार जीत सकते हैं। मुस्लिम बाहुल इलाके हैं, किस तरह से वहाँ पर मुस्लिम वोटों को एकजुट रखा जा सकता है। उसके बाद ये तय होता है कि पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी और उसके बाद आप देख सकते हैं नतीजे ऐसे सामने आते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, असदुद्दीन ओवैसी का कद एक बार फिर बढ़ा है। बिहार के चुनाव में हमने देखा कि किस तरह से पूरी रणनीति के साथ वो वहाँ पर उतरे थे और 5 सीटों पर बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने जीत दर्ज की। अब जब हैदराबाद में एक बार फिर उन्होंने ये साबित कर दिया है कि उनके गढ़ में उनको कोई हिला नहीं सकता, उनका किला बेहद ही मजबूत है। जिस तरह की राजनीति वो करते हैं इससे ये हमें समझ में भी आता है। इसके बाद अब बंगाल की तरफ रुख करने जा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। पहले ये कह चुके हैं कि बंगाल की यूनिट अगर उन्हें इस बात की इजाज़त देती है, उनको लगता है, क्योंकि अभी तक वो एसेस कर रहे हैं ग्राउंड सिचुएशन को, वहाँ पर लोगों को उन्होंने काम पर ऑलरेडी लगा दिया है, वहाँ पर एसेस किया जा रहा है। पूरा एनालिसिस करने के बाद जब उन्हें लगेगा कि वहाँ पर भी वो मुस्लिम वोटों को एकजुट कर सकते हैं, मुस्लिम वोटों की बदौलत बंगाल में भी जीत सकते हैं, तो यहाँ से हम देखेंगे कि वेस्ट बंगाल में भी वो चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। एक बार आप फिर देखिए असदुद्दीन ओवैसी के घर के बाहर की ये तस्वीरें हैं, आतिशबाजी के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ इस सेलिब्रेशन को किया जा रहा है। एक बड़ा मैसेज यहाँ से देने की कोशिश असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से की जा रही है कि अगर उनके गढ़ में असदुद्दीन ओवैसी को, उनकी पार्टी एआईएमआईएम को कोई नहीं हरा सकता है। ये एक मैसेज यहाँ से दिया जा रहा है और ये मैसेज भी दिया जा रहा है कि पूरे देश में मुसलमानों के एक बड़े नेता के रूप में असदुद्दीन ओवैसी उभर रहे हैं। उनका कोई विकल्प यहाँ पर नहीं है और यही वजह है कि पूरे देश में अब उनकी पार्टी को वो आगे भी ले जा रहे हैं। और यही जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इसे भुनाने की निश्चित तौर पर कोशिश की जाएगी। पश्चिम बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी की पॉलिटिक्स का तरीका यही है कि वो पहले पूरे एसेस करते हैं, उसके बाद जो माहौल उनको पिछली जीत से मिलता है उसको यहाँ पर इंक्यास करते हैं। ये बात हमने चुनाव प्रचार के दौरान भी देखी, तो उन्होंने बार बार ये कहा कि हैदराबाद के स्थानीय निकाय चुनाव में उन्होंने ये कहा कि हैदराबाद के स्थानीय निकाय के चुनाव में उन्होंने ये कहा कि वो बिहार की जनता का धन्यवाद देना चाहते हैं कि मजलिस को उन्होंने सिर आंखों पर बिठाया। यही आप तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें आप बंगाल में दिखाई जाएगी असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से और ये कहा जाएगा कि बंगाल में अब उनके कद का कोई मुस्लिम नेता नहीं है और इसीलिए उन्हें वोट दिया जाना चाहिए, मजलिस को वोट दिया जाना चाहिए। तो आपने राघवन की ये रिपोर्ट देखी असदुद्दीन ओवैसी के घर के बाहर से, लेकिन लास्ट मोमेंट पर फिर से उलटफेर हो रहे हैं। और आपको बता दें कि अब बीजेपी नंबर 2 की पार्टी है। डिफरेंस बीजेपी और टीआरएस के बीच में आप देखिए 60-46 यानी केवल 14 सीटों का डिफरेंस है। 42 के साथ तीसरे नंबर पर एआईएमआईएम है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने केवल 51 सीटों पर यह हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव लड़ा था। तो ऐसे में ये एक तरह से उपलब्धि के तौर पर कहा जा सकता है असदुद्दीन ओवैसी के लिए, यानी उनका स्ट्राइक रेट बढ़ा है। और अगर देखा
देखा जाए तो यहां पर आप ये भी देख सकते हैं कि इंटैक्ट रही है एआईएमआईएम की पोजीशन, लेकिन बीजेपी को फायदा बहुत ज्यादा, क्योंकि 4 से अगर 46 तक बीजेपी का नंबर पहुंचा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं पूरी ताकत इस बार के चुनाव में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में बीजेपी ने झोंकी थी। हमने देखा किस तरह से उन्होंने चुनावी कैंपेन किया था और उसका नतीजा यहां देखने को मिल रहा है। यानी आप देख सकते हैं कि बीजेपी नंबर 2 की पार्टी बन गई है। हमारे सहयोगी टी राघवन लगातार सुबह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। राघवन, बीजेपी की मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा। हालांकि अब यह लगभग तय लग रहा है कि मेयर एक बार फिर से टीआरएस का बनना जा रहा है, लेकिन जो बात 4 से शुरू हुई थी, अगर वो 46 पर आ गई है बीजेपी की, तो ये दूर तक जाएगी बात। जी बिल्कुल पंकज, कह सकते हैं कि एक जबरदस्त बाउंस बैक है। थोड़ी देर पहले तक हमने देखा था कि टीआरएस के नेता ये कहने लगे थे कि उन्होंने बीजेपी को हरा दिया है, हैदराबाद की जनता ने बीजेपी को नकार दिया, लेकिन जिस तरह का बाउंस बैक बीजेपी करती हुई दिख रही है, क्योंकि अभी भी हमें 1 घंटा और इंतजार करना होगा जब पूरी तरह से नतीजे सामने आएंगे, लेकिन बीजेपी का ये बाउंस बैक बहुत बड़ा मैसेज यहाँ पर देता हुआ नजर आया। जैसा आपने कहा कि 4 से 46 सीटों तक बीजेपी चली गई है, तो जिस तरह का इनरोड यहाँ पर बनाया है, पहले ही कर्नाटक में बीजेपी गवर्नमेंट है, अब हैदराबाद से एक बार तेलंगाना की चढ़ाई जो है वो शुरू होने जा रही है। 2023 के लिए बहुत बड़ी ताकत जो है ये रिजल्ट्स बीजेपी को देंगे। इससे पहले हमने देखा था कि दुब्बाका के उपचुनाव में कैसे टीआरएस के गढ़ में जाकर टीआरएस के तीनों नेताओं की सीट के बीच जाकर दुब्बाका उपचुनाव को बीजेपी ने जीता था। उससे पहले लोकसभा के चुनाव में भी 4 सीटों पर बीजेपी यहां पर जीत कर आई थी। तो अब ये जो नतीजे हैं, हालांकि बीजेपी का ये दावा था कि वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और लगता है कि उस तरफ से अब बढ़ने भी लगी, लेकिन अगर बीजेपी के नेताओं का साथ में ये भी कहना पंकज कि अगर उन्हें कुछ और वक्त दिया जाता तो शायद वो उस गोल को भी अचीव कर लेते। यहाँ पर केसीआर ने, आपको मालूम है कि 3 महीने पहले ही इन चुनावों को करवा लिया, शायद केसीआर भी इस बात को भांप चुके थे। अब केसीआर की बात है, सबसे बड़े खतरे की अगर कोई घंटी है, बीजेपी जो सबसे बड़ा चैलेंज किसी को दे रही थी वो केसीआर है, क्योंकि केसीआर बहुत कंफर्टेबल यहाँ पर पिछले 6 सालों से राजनीति कर रहे थे। बिल्कुल, तो मेरा सवाल राघवन ये है, आपने बीजेपी की बात कर दी, मैं आपसे तेलंगाना को दर्जा दिलाने का एक सेंटीमेंट उनके साथ में जी, आपने बीजेपी की बात कर ली राघवन, अब मैं दोनों अलग पार्टियों की बात करना चाहूंगा। टीआरएस की, यानी उनके लिए आप कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है, उनके लिए चिंता वाली बात है, और दूसरी तरफ अगर असदुद्दीन ओवैसी की बात करें हम, तो उन्होंने कहीं ना कहीं उनके अच्छे दिन चल रहे हैं, क्योंकि बिहार में जिस तरह, और अब हैदराबाद, और अब नजर बंगाल पे भी रहेगी। बिल्कुल, अगर असदुद्दीन ओवैसी की बात कर ले पंकज, तो जैसा हमने आपको सुबह से कहा, उनका जो किला है वो काफ़ी मजबूत है। पिछली बार 44 सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की थी, इस बार 42 सीटों पर वो जीत, ऑलरेडी 41 सीटों पर जीत दर्ज कर चुके हैं। एक सीट और उनको उनके खाते में मिलती हुई दिख रही है, और ऐसा अनुमान है कि आने वाले 1 घंटे में शायद 2 सीटें और उनको जो सीटें हैं वो मिल जाए। तो मतलब कम से कम ये कह सकते हैं कि बीजेपी मजलिस जो है वो अपने किले को काफ़ी मजबूती से पकड़ कर रखी है। लेकिन अगर बीजेपी ने किसी की ज़मीन को यहाँ पर खिसकाया है तो वो केसीआर है, उनके लिए बहुत बड़ी चिंता की विषय है, क्योंकि जिस तरह के कंफर्टेबल राजनीति वो यहाँ पर कर रहे थे, बीजेपी एक बड़े चैलेंजर के रूप में उनके सामने उभर कर आ रही है। पंकज, अब राघवन जरा हैदराबाद को अच्छे से अगर आप समझा पाएं कि ये जो एक्स ऑफिशियो वाला मामला है उसको इन 60 से जोड़कर बताएं कि किस तरह से मेयर जो है क्लैरिटी के साथ अब टीआरएस का एक बार फिर बनने जा रहा है। जी देखिए, बहुत सिंपल सी समीकरण है, 150 डायरेक्ट कॉर्पोरेटर जो चुनकर आएंगे, उसके अलावा 45 ऐसे वोट। बिल्कुल, हम बात करने की कोशिश करेंगे, हमारा संपर्क टूटा है टी राघवन से, तो आप देखें कि अब बीजेपी के लिए आप स्थिति देखिए कि 4 से 46, यानी अब नंबर 2 की पोजीशन पर बीजेपी साफ साफ नजर आ रही है। और जैसा कि राघवन बता रहे थे कि अब सोचने की बात टीआरएस के लिए जरूर है, क्योंकि जमीन अगर किसी की खिसकी है इस चुनाव में तो वो टीआरएस की खिसकी है। तो केसीआर के लिए अब ये सबसे बड़ी चिंता बनने जा रही है, क्योंकि नंबर 2 अब बीजेपी पार्टी बनने जा रही है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि 2023 में जब विधानसभा चुनाव होने हैं और फिर 24 में जब लोकसभा चुनाव होंगे, तो ऐसे में बीजेपी पूरे जोर शोर के साथ फिर चुनाव में उतरेगी। और लेकिन बीजेपी के लिए अब जरूरी होगा कि अपने संगठन को और मजबूत करना, नेता को तैयार करना, यानी जो सीधे केसीआर को टक्कर दे सके। तो ये अब बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती रहेगी। हालांकि इस बार के चुनावों में कहा जा रहा था कि गली के चुनाव में एकदम अपने स्टार प्रचारक उतार दिए हैं, या असदुद्दीन ओवैसी ने सीधा बीजेपी पर हमला किया था। तो लेकिन बीजेपी ने इस चुनाव को भी बहुत सीरियसली लिया। बीजेपी की स्ट्रेटेजी हमेशा से रहती है कि कोई भी चुनाव हो, लेकिन अपनी पूरी की पूरी ताकत झोंक दी जाती है। और इस बार भी हमने देखा कि जेपी नड्डा कैंपेन में उतरे, फिर उसके बाद योगी आदित्यनाथ पहुंचे। उन्होंने साफ साफ ये कहा कि हम भाग्यनगर नाम बदल देंगे हैदराबाद का, और फिर उसके बाद
बाद अमित शाह भी उतरे थे, भाग्यलक्ष्मी मंदिर वो गए थे दर्शनों के, और वहां से उन्होंने अपनी एक तरह से रैली निकाली थी। तो अब आप देखिए कि ये जो जश्न की तस्वीरें हैं, ये बीजेपी कार्यालय के बाहर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। काफी खुश कार्यकर्ता, क्योंकि मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाई है, नंबर 2 की पार्टी बनी है और सीधा सीधा टीआरएस के किले में कहीं ना कहीं सेंध लगाई है बीजेपी ने। और आप देखिए कि जो डिफरेंस है वो सिर्फ 14 सीटों का है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये कही जा सकती है, क्योंकि 4 से सीधा 46 पर अगर पहुंचे हैं बीजेपी, तो इसमें कड़ी मेहनत है। और बीजेपी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, उन्होंने जो स्ट्रैटेजी बनाई इस चुनाव को लेकर, हालांकि छोटा सा चुनाव था लेकिन उसमें अपनी पूरी की पूरी ताकत झोंक दी। उन्होंने कहा कि चुनाव होता है, ये जेपी नड्डा ने भी बात कही थी, अमित शाह ने भी की, योगी आदित्यनाथ ने भी की, बहुत सारे हमले असदुद्दीन ओवैसी ने किए कि ट्रंप को भी उतार लेना चाहिए था चुनाव में, लेकिन बीजेपी ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उन्होंने पूरा सीरियसली इस चुनाव को भी लिया और उसका नतीजा साफ है कि अब आज नंबर 2 पार्टी इन चुनावों में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनावों में बनने जा रही है बीजेपी। और अब कहीं ना कहीं निगाह 2023 और 2024 पर रहेगी बीजेपी की। और केसीआर के लिए ये अब कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्शन का वक्त है, क्योंकि उनका जो सेंध है उसमें बीजेपी ने लगाई उनकी पार्टी में टीआरएस के। और इस बार नाराजगी भी काफी देखी हमने, जब हमारे तमाम संवाददाता सड़कों पर उतरे थे तो लोगों में नाराजगी थी, कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर भी रहता है, और दूसरा नाराजगी भी थी कि काम जैसे होने चाहिए वो नहीं किए हैं टीआरएस ने। तो वो नाराजगी का थोड़ा असर होता नजर आ रहा है। हम आपको इस पर लगातार अपडेट आगे भी देते रहेंगे। और कोरोना वैक्सीन पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। क्या जनवरी में वैक्सीन आ रही है? आगे मेरी सहयोगी सुरभि के साथ देखिए स्पेशल रिपोर्ट।